हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे पड़ोस से एक बहुत जो है दुर्घटना और एक बहुत ही जो खराब खबरें जो है वो आ रही हैं। और मैं आज बात कर रहा हूं आपसे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के ऊपर मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, जब उन्होंने हमारी एम्बेसी पर अटैक किया था। यानी कि वहां के जो लोग हैं, जो जिहादी हैं, उन्होंने जो है हमारी एम्बेसी पर अटैक किया था और हमारी जो वहां की जो पुलिस है उन्होंने उसको रोक लिया था। लेकिन उसके बाद में ये घटनाएं जो हैं वो अलग रूप ले गई हैं, और वो अलग रूप ले गई हैं। एक तो उन्होंने हमारी जो नाव है उस पर हमला किया। उसके बाद में एक और दुखद जो घटना है वो हुई है, और वो हुई है एक हिंदू युवक दीपू कुछ करके उसका नाम है, उसको जो है उल्टा लटका करके और चौराहे पर जो है जला दिया है। और इसकी वीडियो जो है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी, क्योंकि यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो वीडियो है पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रही है। और दूसरी मजे की बात यह है कि आज इससे हमें बहुत सारी चीजें और सीखने के लिए मिलेंगी। और आज हमें इससे यह भी सीखने के लिए मिलेगा कि जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी जो आजादी के बाद से अभी तक अपनाई गई है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल्ड साबित हुई है। और जो हमारे आस पड़ोस में हम तीनों ओर से, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अब बांग्लादेश हो, हम अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं। कारण है हमारी अपनी सोच। हमारी जो सोच है वही हमारी दुश्मन है। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपीजमेंट करके हम दूसरे को खुश कर लेंगे। ये हमारी डीएनए में है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि हम जो हिंदू हैं उनके उनसे ही तो निकल के हमारे लीडर आते हैं ना सामने। तो वही लीडर, हम जो उनके अंदर डीएनए है वही हमारे अंदर है। तो हमारा जो डीएनए है वो है अपीज करके खुश कर लेंगे। हम खुश करके दूसरे आदमी को अपने तरीका से चला लेंगे। ये सबसे बड़ी जो भूल है वही इसका आज जो हम आसपास देख रहे हैं अपने, और अपने देश में भी ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, ये उसका परिणाम है। क्या हम इससे बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। आज मैं उसी का आपसे चर्चा करने वाला हूं। हमारा भविष्य क्या है, 2-3 बातें जो इससे निकल करके आती हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। मामला क्या है? मामला यही है कि जो आपको मैंने बताया कि भारत पर जो है चौतरफा हमला होने लगा है। पाकिस्तान जो कि एक अमेरिकन असेट है, क्योंकि अमेरिका और भारत का जो दोनों के जो रिश्ते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक क्या है, आत्म प्रशंसी व्यक्ति है, यानी कि उनकी प्रशंसा कीजिए तभी वो खुश होंगे। और दूसरा है उनके अपने देश का हित। तो उसे लेकर के, क्योंकि हमारी जो एक स्वतंत्र विदेश नीति जो है उससे लेकर के अमेरिका बहुत आहत है, और हमारा जो है रसिया के साथ में जो नजदीकी है उन्हें लेकर के बहुत ज्यादा आहत है। तो इसे लेकर के पाकिस्तान के द्वारा भारत को परेशान करना, और बांग्लादेश के द्वारा भी भारत को लगातार अब टॉर्चरबाजी अमेरिका ने शुरू कर दी है। अब ये सारी बातें हो रही हैं जैसे भारत, अब जो भारत पर चारों ओर से जो है वो हमले शुरू हुए हैं। और हमले का कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ भारत की अपनी सोच। अगर भारत चाहता तो आज, अगर भारत के जो लीडर्स थे उनमें एक स्पाइन होती, या उनमें ये अपीजमेंट की आदत ना होती, तो आज हम अपने चारों ओर से, और साथ ही साथ हमारे अंदर भी जो है, अगर राहुल बाबा की बात करें तो उन्होंने एक बार कहा था कि बारूद बिछा हुआ है, तो बारूद अपने देश में भी बिछा हुआ है। ठीक है, हम सिर्फ बाहर से ही नहीं जूझ रहे, हम अंदर से भी जूझ रहे हैं। तो आज जो हमारी स्थिति है वो हमारी सोच के कारण है, हमारी लीडरशिप के कारण है। और यहाँ के जो लोग हैं, मैं सिर्फ लीडरशिप नहीं, यहाँ के जो लोग हैं शायद वो इस स्थिति को भोगने के लिए अभी सख्त हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो आज का जो टॉपिक है। भारतीय मछुआरों पर हमला, यानी कि एक नाव थी उसको जो है टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोग जो है वो डूब करके उनकी मौत हो जाती है, वो लापता मिले ही नहीं है। वो जो नाव थी वो बांग्लादेश की थी, जिन्होंने टक्कर मारी और मार करके वो आगे निकल गए। बांग्लादेश से पूर्वी पाकिस्तान बन रहा है, ये तो पहले भी पता था, क्योंकि जो देश की आइडियोलॉजी है वो उसके लोगों की आइडियोलॉजी से बनती है। ठीक है, और ये जो आइडियोलॉजी है बांग्लादेश की, ये कहां से निकला है? ये पाकिस्तान से निकला है। आज वहां बहुसंख्यक कौन है? जो बहुसंख्यक है वही देश की आइडियोलॉजी। जैसे भारत में बहुसंख्यक हिंदू है, तो भारत की जो आइडियोलॉजी है वो एक हिंदू आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान में बहुसंख्यक कौन है? मुसलमान। तो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो किसकी आइडियोलॉजी है? मुसलमानों की आइडियोलॉजी है। तो इस तरीके से आप इसे देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बाउंड्रीज में आप जाकर के नहीं देख सकते। भारत को तोड़ देंगे। अब वहां के जो कट्टरपंथी है वो बार बार जो क्या कह रहे हैं कि हम भारत को तोड़ देंगे, भारत की जो 7 सिस्टर्स यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनको चिकन नेक से काटकर अलग कर देंगे। इस तरीका की जो खुली धमकी है वहां के लोग जो है लगातार कट्टरपंथी समुदाय है वो दे रहे हैं। और साथ ही साथ में एक बात क्या है कि वहां के जो हिंदू समुदाय है, अभी जब पीछे जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो वहां पर तब भी वही हुआ था कि हिंदुओं पर जो है अटैक किया गया था, और उनको जो है उनकी बहन बेटियों को बुरी तरीका से उनकी इज्जत को तार तार किया गया। और वो वीडियो ऐसे आए थे कि आप देख नहीं सकते। अब अब जो ये सब हो रहा है इसमें भी क्या हुआ है कि फिर दोबारा से हिंदू कम्युनिटी पर वहां पर अटैक शुरू हो गए हैं। और मजे की बात और है, भारत में जो बैठे हुए ये जो मुस्लिम पत्रकार हैं, जिनमें आरफा खानम हो गए या बहुत सारे और राणा अयूब हो गए, ये मतलब एक पूरा इकोसिस्टम, इनके मुंह पर दही जम गई है। अब इन्हें ये जो मुद्दा है ये मुद्दा नहीं लगता, इन्हें अब ये अत्याचार नहीं लग रहा है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बता रहा था, कुछ बातें सीखने की हैं। एक जो 2-3 बात यहां से सीखने की है वो क्या है? 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं, ये इश्यू भी आपका क्लियर हो जाएगा और आप इससे सीख करके जाना। ठीक है, देखो 2-3 बातें आपको जो आपको सीखनी है वो क्या है। पहली चीज,
पहली चीज आपको यह सीखनी है कि अपनी जो माइनॉरिटीज हैं, यानी कि जो अपने से संख्या में कम है, उनका सम्मान कैसे करना है, यह आप मुसलमान और मुसलमानों के देशों से सीखिए। पहली चीज क्या सीखिए आप, कि मुस्लिम कंट्रियों से या मुस्लिम लोगों से आप यह सीखिए कि अपनी माइनॉरिटीज का जो उसका ख्याल कैसे रखते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में दिखाया आपको ख्याल रख करके, उन्होंने पाकिस्तान में आपको ख्याल रख करके दिखाया, वो आज बांग्लादेश में भी आपको दिखा रहे हैं कि अपनी जो माइनॉरिटीज होती हैं उनका ख्याल कैसे रखा जाए। और भाईचारे की जो बड़ी सबसे बड़ी मिसालें हैं वो आपको पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्री है वहां देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपको अभी देखना है तो बांग्लादेश में देख लीजिए, बाकी सब पाकिस्तान में से बिल्कुल खत्म ही हो चुके हैं। अब ये उन लोगों के लिए है जो सिकुलर लोग हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं नहीं भाईचारा होना चाहिए। तो भाईचारा जो है, आप अगर ज्यादा ही आपको चिल है तो आप जाइए पाकिस्तान और कुछ दिन वहां हिंदू कम्युनिटी में रहिए, उनसे बात कीजिए, तो शायद आपको लगे कि भाईचारे का मतलब क्या है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी बात आपको यह सीखनी है कि आप अपीजमेंट करके, आपकी चरण चुम्बन करके आप कुछ दिन तो जी सकते हो या सेव रह सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप हार जाओगे। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो हमारी जो ये अभी भी, और सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ नहीं है, चाहिए आप देखोगे कि ये आपका जितने भी और दूसरे जो कंट्री है, चाहे वो श्रीलंका रहा हो, म्यांमार रहा हो, या अभी बांग्लादेश है, नेपाल है, ठीक, जितने भी ये कंट्री हैं, आप भारत जो है वो अलग तरीका से सोचता है। वो कहता है कि भाई हम जो है ऐसे मदद करेंगे तो ये लोग हमारे साथ आ जाएंगे, बड़ा भाई मानने लगेंगे। ये बड़े भाई जैसा कंसेप्ट अंतरराष्ट्रीय राजनीति में होता नहीं है। ये शायद अपीजमेंट को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, और जिस तरीका की हम हेल्प करते हैं वो या तो बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा जो अंत है वो बहुत जल्दी हो जाने वाला है। अब दूसरी चीज ये सीखने की यहां पे आ गई है कि आप जो अभी तक आपकी विदेश नीति थी, वो जो आप लेकर के चल रहे थे अपीजमेंट पॉलिटिक्स, वो चलने वाली ना तो देश के अंदर चली, देश के अंदर भी तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं चली, और जो आप इंटरनेशनल लेवल पर चला रहे थे अपीजमेंट पॉलिटिक्स, वो भी नहीं चली। जो तीसरी बात सीखने की है वो ये है कि ये जो आप बात बांग्लादेश में देख रहे हो, पाकिस्तान में जब ये सब हुआ उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, तो लेकिन पाकिस्तान की वीडियो आज भी देख सकते हैं आप, उन्होंने वो पूरी तरीका से वहां से बिल्कुल ही खत्म कर दी। तीसरी चीज ये है कि अगर हमारे जो लीडरशिप है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें इतना ही भ्रष्टाचार होता है, वो इतने ही स्पाइनलेस रहते हैं, उनकी जो कार्य करने की जो नीतियां हैं, उनकी जो गतियां अगर वो वैसी ही रहती है, तो हमारा भविष्य क्या होगा वो अब बांग्लादेश में देख सकते हैं। ये तो तीन बातें हैं आपको सीख लेनी चाहिए कि आपका भविष्य क्या है। हमारे देश की जो धीमी लीडरशिप है, करप्ट लीडरशिप जो रही है, और आज भी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो करप्ट पूरी तरीका से है, चाहे वो जुडिशरी है, उसमें किस तरीका की जो मानसिकता पलती है। अगर हमारी ये दो तीन चार चीजें जो हमने नहीं सीखी, नहीं सुधारी, तो हमारा भविष्य बांग्लादेश से बिल्कुल भी अलग होने वाला नहीं है। आप देखिए इसे। और एक और चीज है, चौथा भी आप शामिल कीजिए, और इसमें है भारत के लोग, भारत के हिंदू लोग। भारत के जो हिंदू लोग हैं उनमें इन्हें लगता है कि नहीं नहीं, ये तो सब क्या है, हमें भड़काया जा रहा है, या हमें ये चीज नहीं, हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, हमें ये नहीं करना। वो जो डर है ना मन में, जो भय घुसा हुआ है, उसके कारण ही, और हम हमारे लालच, क्योंकि हम क्या है, एक लालची हैं, हम क्या है, लालची हैं। और ये जो लालच है हमारा कि रोजगार, हमारी महंगाई, हमारा जाति, हमारा मजहब, ये जो हम जो ये देख करके क्षेत्र हमारी, जब हम ये सब देख करके वोट करते हैं तो हम गलत लोगों को चुनाव कर लेते हैं, और वही गलत लोग जाकर के, बिके हुए जो लोग जाकर के, वो तुम्हारे विषय में नहीं सोचते, वो तुम्हारी जो आने वाले भविष्य को देख करके अपना जो भविष्य है उसे सेव कर लेते हैं। उसकी कीमत जो आज तुम उनको जो जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो उनको वोट कर रहे हैं, वो एक दिन जो है आपके आज को जो आप जो वोट कर रहे हैं ना, वो आपको बेच रहे हैं धीरे धीरे, और बेच करके वो तो बाहर निकलेंगे, लेकिन आपको उसे अभिशप्त होना पड़ेगा। आज जो बांग्लादेश के अंदर है, जो आप पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की स्थिति थी, वो किसके कारण थी, वो जोगेंद्रनाथ मंडल के कारण थी। आप याद रखना, जोगेंद्रनाथ मंडल, आप उसके विषय में पढ़ना, वही इन लोगों को लेकर के गया था पाकिस्तान और बांग्लादेश, और खुद उनकी एक मानसिकता, दो चीज शामिल थी, वो उनको वहां लेकर के गया, और वो तो वहां से फिर उसको कानून मंत्री बना दिया था, लेकिन 6 महीना उसको टिकने नहीं दिया उन्होंने पाकिस्तान में। वो भाग करके भारत आ गया, और भारत में आकर के फिर वो कुत्ते की मौत ही मरा, क्योंकि ऐसे लोगों को क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। वो यहां पर आ गया, लेकिन मरने के लिए उन लोगों को वहां छोड़ आया। आज जो बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में, इनकी जो इतनी सारी जो मौतें हैं, ये जो अत्याचार है, इसके पीछे 2-3 लोग जिम्मेवार हैं। एक तो कांग्रेस है ना, नेहरू, क्योंकि नेहरू लाकर समझौता हुआ था ना, हाँ, तो एक तो नेहरू इसके पीछे जिम्मेवार है, दूसरा जो है ये जो जोगेंद्रनाथ मंडल है ये है, और एक जो हमारे तथाकथित जो बापूजी थे, उनका भी हाथ इसमें कह सकते हैं, कि पता उन्हें भी था कि हो क्या रहा है, इसकी परिणति होने वाली क्या है। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए, हम आज बांग्लादेश की जो स्थिति है, अब मैं आपको उसे दिखाने वाला हूं, आप वो देखिए हो क्या रहा है। ये देखिए, চলবে না। সংগ্রামী সাথী এবং বন্ধুগণ, এই বছর অগস্ট মাসের 6 তারিখ উনি হাসিনাকে ফেরতের দাবিতে আমার দল ছাত্রার পক্ষ থেকে ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও করতে এসেছিলাম। সেদিন বাগদার মোড়ে আমাদেরকে পুলিশ থামিয়ে দিয়েছিল।
आज के हिंदुओं को भगाओ और उसका जो एड्रेस है उसका घेराव करो, ठीक है, इंशाल्लाह। আমার দেশে থেকে আমার দেশে খেয়ে আমার দেশে জীবিকা নির্বাহ করা এইখানে উপস্থিत। और आपको याद रहे कि इस मानसिकता को भारत ने आपके टैक्स के पैसे से पाला है। इस मानसिकता को ही हमने सब जानते हुए हमारी जो धिम्मी लीडरशिप थी उसने इस मानसिकता को पलने दिया और हमने अपने सैनिक मरवा करके इनको जो है आजाद कराया। हमने इनको तभी जो है एक बड़ा एरिया इनका घेर करके वहां एक हिंदू नहीं बसाए, हमने पूरा का पूरा इनको दे दिया और 93,000 सैनिक भी छोड़ दिए। ये मानसिकता है, आप समझ गए। ये जो मानसिकता है ये हमारी धिम्मी लीडरशिप जो है, कायर जो लीडरशिप है उसकी देन है ये सब लोग। क्लियर। और बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि परिस्थिति और स्थिति का ज्ञान देना, तो वो हमेशा बनी रहेगी। वो कभी ऐसा नहीं आएगा कि आपको जो प्लेट में परोस करके कोई देगा, नहीं, उसके लिए कीमत चुकानी होगी और बिना कीमत चुकाए कुछ भी हासिल होता नहीं है। अब देखिए चिंगारी परिमिता 11, जो चिंगारी परिमिता 11 है उस पर यह हमला हुआ। भारतीय मछुआरों की नाव थी जो कि एफबी परिमिता 11 का जो उसका नाम था, एक बेड़ा जहाज जो जानबूझकर टक्कर मारकर डुबो दिया गया। चालक दल के 16 सदस्यों में से 5 जो है भारतीय लापता है उनमें। और ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, एक संदेश है। और संदेश क्या है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इनकी औकात नहीं है, 24 घंटा भी ये हमला नहीं झेल सकते। 24 घंटा में अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, इस तरीका की जो है चिल्लाने की आवाजें जो है आपको पूरी दुनिया में सुनाई देने लगेंगी। एक बड़ा सा जहाज आया जिसमें लाइट नहीं थी, उसने टक्कर मारी और वो आगे निकल गया। बांग्लादेश का आधिकारिक इंकार, बांग्लादेश ने इस दावे इससे इंकार किया है। वो ये कि भाई आप भी यही कर दो, फिर आप भी कह देना कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। समझ गए मेरी बात। तो ये देखो, आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप देख करके भी नहीं सीखते तो फिर आप उसे भोगने के लिए अभिशप्त है। इससे ज्यादा हम क्या ही कह सकते हैं कि अगर आप ये नहीं सीखे कि देखो बांग्लादेश अपनी माइनॉरिटी का कितना अच्छे से ख्याल रख रहा है, तो उस तरीका से आप उनसे सीखिए, आप भी इससे ख्याल रखिए। अगर आप उतना ही ख्याल रखते हैं तो आप क्या है कि आप फिर अभिशप्त नहीं है, फिर आप बिल्कुल जैसे को तैसा टाइप का कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीका से हमारी माइनॉरिटी का वहां ध्यान रखा, बिल्कुल हमें वैसे ही रखना चाहिए था। अगर नहीं रखा तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते, फिर आप उसे भोगिए, क्योंकि आपको शायद भगवान ने ही ये साबित करके भेजा है कि आपको ये भोगना पड़ेगा। क्लियर है। और आप उन्हीं लोगों को वोट करते आए, यही देश के हिंदू ने वोट करते आए और पता नहीं कौन सा नशा करते हैं भाई। अब यह है कि बताया गया कि भाई पाकिस्तान जो है उसका हाथ है इसमें सारे में, और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो सारा ये सारा करा रही है। वैसे पाकिस्तान की कोई जरूरत वैसे है नहीं, उनकी भी जो है अपना वो मानसिकता वहां है। ऐसा नहीं कि भाई भारत में क्यों नहीं करा लेती, समझ गए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में वो जहरीली मानसिकता है, जहरीले इंजेक्शन उन्हें दिए जाते हैं, इसलिए वहां पोटेंशियल है। जहां पोटेंशियल है वहीं निवेश हो जाएगा। अगर कोई इस पर अब भी बांग्लादेश कहता है तो मूर्ख है। यह हमला बांग्लादेश की आड़ में पाकिस्तान की योजना है। और जो मैंने आपको बताया, देश के भीतर का खतरा, भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश से हुई है। सिर्फ एक आजीविका का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और मैं वैसे तो बोला गया संसद में कि भाई 2 करोड़ लोग हैं, मेरा मानना है कि कम से कम 7-8 करोड़ लोग जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के भारत के अंदर है। अब सरकार क्यों बोल रही है, झूठ बोल रही है, क्या वो ये अपना खुद जाने, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया है कि वो वही है। जनसांख्यिकी बदलाव, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों को बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है। पहला संकेत, हाल ही में मतदाता सूची जो है उसमें 58 लाख नाम हटाए गए हैं। और भारत की जो लीडरशिप मैंने आपको बताया ना, वो लालची है, वोट के लिए कोई भी तुम्हारा भविष्य लगा देंगे। और दिक्कत उन लोगों की है जो उन्हें वोट करते हैं फिर, समझ गए क्यों, क्योंकि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपनी क्षेत्र के नाम पर, इनके नाम पर वो वोट करते हैं कि भाई हमारा है, लेकिन वो किसी का नहीं है भाई साहब। नहीं, नाम से कुछ नहीं होता ना, पर जाति भी क्या ईमानदारी का गोतक है क्या, नहीं है। अब ये 58 लाख मैंने बताए थे लगभग वोटर कटे हैं, जो कि 3 करोड़ लोग जो है हटाए जाने के कारण जो है वोटर लिस्ट से 3 करोड़ लोग वहां से, देखो तमिलनाडु से खबर आ रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा, वहां यूपी से खबर आ रही है कि 4 करोड़, यहाँ आप जो पश्चिम बंगाल वहां देखोगे तो वहां पर भी 3 करोड़ लोग। इसी तरीका से पूरे भारत में अगर ये होगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि 7-8 करोड़ लोग जो है वो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी महिलाएं ज्यादा, जिन्होंने शादी पाकिस्तान में करी है, और बच्चे और वो सब यहाँ पर हैं। तो ये सारे लोगों को जब तक आप निकाल करके बाहर नहीं करोगे, वो क्या हमारी लीडरशिप में इतनी स्पाइन है, अब ये देखनी पड़ेगी। बहाने बहुत है यार कि वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, समीकरण पर समीकरण बैठाते रहो, ठीक, वो बहुत कुछ है, लेकिन कीमत मत चुकाओ। तो अगर कीमत नहीं चुकाओगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ भी चीज होती है ना उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन हम जो है वो दूसरी तरीका से सोचते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम अपीज कर लेंगे, हम उन्हें खुश करके रखेंगे तो वो हमारी गोद में आकर बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक आप अपनी शक्ति नहीं दिखाओ, डर जो है ना, डर बिन भय होए न प्रीत, भय होना चाहिए कि अगर हमने ये किया तो ये हो जाएगा। भय होगा तभी चलेगा, अगर भय नहीं है तो कोई भी हो, चाहे देश हो चाहे इंसान हो, वो सही से चल नहीं पाते। राजनीतिक बाधा, वोट बैंक बनाओ राष्ट्र। अब देखना इनका बयान, इफ यू टारगेट मी इन बंगाल आई विल शेक द नेशन। कभी ये कहा करती थी संसद में कि जब वहां पे सीपीएम की सरकार थी, यहाँ कम्युनिस्टों की सरकार थी, तो ये कहा करती थी कि भाई बांग्लादेश बना देंगे, वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठिया आ रहे हैं। अब जैसे ही इनकी सरकार बनी, अब कोई बांग्लादेशी नहीं आ रहा है, अब कोई घुसपैठिया नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार बन रही है, समझ गए। तो हमारी राजनीति हमारे देश, हमारी राष्ट्र से ऊपर है। क्लियर है। उसका आने वाले लोग क्या कीमत चुकाएंगे वो जाने, क्योंकि वोट कर रहे हैं। अभी सब तो वही है ना। फिर
मुख्यमंत्री का खुला ऐलान, कोई भी बांग्लादेश नहीं जाएगा। क्या कुर्सी का लालच देश को हर तोड़ेगा? सीधी सी बात। अरे जब तुम्हें वहां नहीं छोड़ रहे वो, तो तुम्हें यहां छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो विचारधारा ही ये है। यह वो रजवाड़ों का अपमान है जिन्होंने मातृभूमि के लिए सैकड़ों राजपाट छोड़े थे। लेकिन देखो, जब नेशनलाइजेशन किया था तो कितने सारे राजे रजवाड़े की इंदिरा गांधी ने पूरी जो संपत्ति खींच करके अपने पास रख ली थी, पता है आपको। और उनको आज जब राजनीति की बात आती है, जो कि डेमोक्रेसी में वोट से चुन करके आते हैं, वो मानते हैं ये तो हमारी बपौती है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। वो छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। उसके लिए चाहे देश टूटे, कुछ भी हो, उसकी कीमत कोई भी चुकाए, हम ये नहीं सोचते। हमारे नेता ये सोचते नहीं है। क्लियर? पर्दे के पीछे की पाकिस्तान बताया जा रहा है कि भाई इस पूरे के जो जितना भी सब हो रहा है, ये जो मारकाट और ये जो जला दिया गया है, ये सबके पीछे जो कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि वह पाकिस्तानी मानसिकता है, और वही पाकिस्तानी मानसिकता आपको भारत के अंदर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि 1947 में जो लोग नहीं गए वो पाकिस्तान के समर्थक ही थे, क्योंकि उन्होंने 1946 में मुस्लिम लीग को ही वोट किया था, पाकिस्तान के विभाजन यानी कि पाकिस्तान बने इसके लिए वोट किया था, नहीं गए। और पटेल जी ने यही बोला था कि रात रात में क्या हो गया, वो जाके नहीं रहे, क्योंकि उन्हें फिर एक तरीका से वो संदेश मिला है, क्योंकि जुड़ी हुई कम्युनिटी है कि भाई मत जाओ फिर यहां पर। क्यों? क्योंकि जो आपका ये देवबंद है, देवबंद जो है वो भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। बरेलवी जो थे वो जो पाकिस्तान है उसका बनाने के पक्ष में थे। समझो आप, जो बरेलवी थे वो कहते थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन जो देवबंदी थे वो कहते थे पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। दोनों की मानसिकता समझो। जो देवबंदी थे वो कहते थे कि अगर पाकिस्तान बन गया तो हमारी जो कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे, यह संख्या कम हो जाएगी। तो जब संख्या यहाँ पर कम हो जाएगी तो फिर हम सत्ता में कैसे आएंगे, फिर हम कैसे कैप्चर करेंगे? समझ गए? ऐसा नहीं कि भारत को एकजुट रखने के पक्ष में थे, नहीं, मानसिकता समझो। और जो बरेलवी थे वो कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान बनाएंगे, जिसे वो आज भी क्या कहते हैं? मदीना, यानी कि हम पाकिस्तान को ऐसे मदीना बनाएंगे और वहां से फिर भारत पर अटैक करेंगे। क्लियर है? वही आज तक आपको देखने के लिए मिल रहा है कि पाकिस्तान की जो अपनी रणनीति है कि हम भारत को 1000 कट देंगे। समझ गए? तो वो जो नीति पर आज तक ये चल रहे हैं, लेकिन भारत फिर वही, क्योंकि भारत में जो लीडरशिप हुई है ना, उसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, भारत में लीडरशिप की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान है उनके लीडर्स की, ये देखो ना, ये बंदा, इनकी एक एक व्यक्ति की आइडियोलॉजी है। ये है सारी समस्या। इसीलिए हमारे जो लीडर हैं वो लीडर की तरह बात करते हैं, ये जो लोग हैं ये देश के मालिक की तरह बात करते हैं। समझ गए? हमारे जो लीडर हैं वो देश का मालिक अपने आप को नहीं समझते, वो सोचते हैं कि देश है और लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे तो इसके मालिक बदलते रहेंगे। समझ गए? ये मानते हैं कि नहीं, इस देश के मालिक हम हैं, पाकिस्तान के मालिक ये हैं। समझ गए? और हमारे जो लीडर हैं वो मानते ही नहीं कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। नहीं, वो क्या है कि एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई तीसरा। समझ गए? इसलिए हमारे अंदर वो देश प्रेम की जो एकजुटता है, वो उसका जो अभाव है वो बहुत ज्यादा है। और एक कायरता तो है ही, वो तो खैर बिल्कुल है। राजनीति, जब घर में आग लगी हो तो पड़ोसी घर जलाओ, पाकिस्तान वही है कि भाई अगर इनके अंदर जो है पाकिस्तान टूटने के कगार पर है, तो इसलिए क्या है कि आसपास जो है लोग अपने आंदोलन ना करें, इसलिए पाकिस्तान जो है भारत को डिस्टर्ब करके रख सकता है कि भाई हम तो भारत के साथ में जंग में है, इसलिए आप जो है रोजगार की बात मत करो, आप रोटी की बात मत करो, कपड़ा की बात मत करो, आप रोज इसकी बात मत करो, क्योंकि हम तो जंग में है। क्लियर? बलूचिस्तान की दहाड़, जैसे मैंने बताया था कि 16 जो दिसंबर है उसको ही पाकिस्तान को, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को लिबरेट कराया था इनसे हमने। और उसके बाद आप जो बलूचिस्तान है वो कह रहा है कि या तो हमें अलग करो, नहीं तो हम क्या है 1971 रिपीट कर देंगे। ये शहबाज शरीफ से जो है और मुनीर को सीधी धमकी दी है, बलूचिस्तान पीओके सिंध खाली करो या तो हम तुम्हारी औकात तुम्हें बता देंगे। ये क्या है, अगर बलूचिस्तान आजाद नहीं होता तो 1971 को दोहरा देंगे। ये बलूचिस्तान के जो लीडर हैं वो उनकी ऐसी धमकी है पाकिस्तान को। भारत के दूरगामी रणनीति, नक्शे पर पुनर्लेखन, भारत की रणनीति सिर्फ बचाव नहीं बल्कि पाकिस्तान के नक्शे में स्थायी बदलाव की हो सकती है। अब भारत कह रहा है कि भाई हम, वो तो खैर पाकिस्तान के खुद के ही कर्म करने वाले हैं, जो इन्होंने इजराइल और अमेरिका से जो डील की है हमास को खत्म करने वाली, और साथ ही साथ में ईरान पर भी अटैक करेंगे, और साथ ही साथ अफगानिस्तान में अमेरिकी बेस बनाने के लिए जो पाकिस्तानी आर्मी है उन्होंने अमेरिका के साथ डील की है। जब ये सारा होगा तो पाकिस्तान तो खुद ही जल जाएगा और खुद ही बच जाएगा। तो लेकिन भारत तो थोड़ा सा इसमें क्या कर सकता है, आग में घी डाल सकता है, क्योंकि अगर भारत के मन में ये सब चीज होती तो आज तक 70 साल हो गए, पहले भी हो सकता था। लेकिन नहीं, भारत वो मानसिकता ही नहीं, कहने को कहते हो लेकिन इनके अंदर ना वो दम है ना वो मानसिकता है कि ये सारा ऐसा करेंगे। हमारी जो सरकार है ना, अभी वर्तमान सरकार भी, ये कोई ऐसा अमूलचूल परिवर्तन ला देगी, इससे आप उम्मीद मत करना इस चीज की भी। हाँ, आगे भविष्य में क्या हो उसकी नहीं, लेकिन अभी भी इनकी जो रणनीति है वो क्या है कि इधर से थोड़ा सा तोड़ो इधर जोड़ दो, इधर से तोड़ो इधर जोड़ दो, वो थोड़ा होता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन एक अमूलचूल परिवर्तन जो है, सभ्यतागत परिवर्तन, उसकी आप उम्मीद इनसे भी मत करना। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, अब यही है कि भाई सिंध को जो क्या हम कैप्चर कर सकते हैं और सिंध क्या हमारे अंदर आ सकता है। समस्या वही है, पीओके हो चाहे तो पीओके हो, ठीक है, या फिर ये सिंध हो या फिर बलूचिस्तान हो। समस्या ये है क्योंकि इनके अंदर भी वही जाहिलियत और वही जहरीली मानसिकता है। क्लियर है? इनके अंदर जो जहरीली मानसिकता, आप क्षेत्र तो ले सकते हैं लेकिन इन लोगों को नहीं ले सकते। अभी ये पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही तुम इनको यहां शामिल करोगे, मानसिकता वही है, वो भारत से लड़ना शुरू कर देंगे। क्लियर? आपके जो हिंदू है उनसे लड़ना है शुरू कर देंगे।
तो ये जो क्षेत्र है, आप अच्छा लगता होगा कि भाई पीओके को ले रहे हैं, हम सिंध को ले रहे हैं, लेकिन आप समझिए अगर ये करते हैं इस तरीका से, और पहले जो अंदर जो जहरीली मानसिकता है, अगर या तो पहले उसको सही करो। अगर आपने जो भारत के अंदर पाकिस्तानी जो रह रहे हैं 47 के बाद से, अगर तुमने उनकी मानसिकता सही नहीं करी, तो ये आपके लिए डिजास्टर साबित होने वाला है। अगर आपने उनकी मानसिकता सही करी और तब ये सब लिया, तब जाकर के देश के लिए हित में होगा। देखो आप इसका सीधा लगाओ, अगर हमने उधर से भी ले लिए, कुछ करोड़ लोग उधर होंगे, कुछ करोड़ लोग यहां पे होंगे, ऑलरेडी इतने सारे पाकिस्तानी अंदर हैं, ये क्या करेंगे, ये सरकार को गिराने की ही लिए वोटिंग करेंगे। ये वही सारे कार्य करेंगे जो अभी बांग्लादेश में हो रहे हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान में करे हैं। इनके अंदर भी वही इंजेक्शन मुल्ला मौलवी ने लगाए हैं, जो भी भारत में लगे हुए हैं, जो अफगानिस्तान में है, जो बांग्लादेश में लगे हुए। तो आप सोचिए इनको लेकर आप करोगे क्या करोगे आप? तो इसलिए मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। मैं पहले चाहता हूं कि जो भारत के पाकिस्तानी हैं उनको पहले सही किया जाए, उनको रीएजुकेट किया जाए, उनको थोड़ा सा बताया जाए कि भाई भारत की जो संस्कृति है वही आपको फॉलो करनी होगी। अगर आप इसमें नहीं आते और ये सब बांटते रहते हैं कि ये तो डेमोक्रेसी है, ये तो सेकुलरिज्म, इस तरीके की जो घुट्टी पिलाते रहोगे, तो आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद आप बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में देखने वाले हैं। विस्तार भारत अकेला नहीं है। अब बात है कि भारत के साथ कौन है? ताइवान जो है सेमीकंडक्टर चिप, ताइवान के साथ गहरी दोस्ती है। रूस, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पुतिन, शहबाज शरीफ, वो जो मैंने बताया था, रूस भी हमारे साथ है। ये दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन को स्पष्ट प्रमाण है, और हमारी कमजोरी से प्रतिक्रिया हमें पता ही है। हम कब चलते हैं? जब विस्फोट हो जाते हैं, तब हम उनकी छानबीन करते हैं। हम पहले ही प्रोएक्टिव हम अभी है नहीं, तो इंफॉर्मेशन वारफेयर उसमें भी बड़ी समस्या है। तो यह है कि हम इतना टाइम लगा देते हैं कि अभी देखो जो लाल किले वाला जो अटैक हुआ है उसमें कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो सरकार ने बोला था कि एक छोटा सा आतंकवादी हमला, उसको क्या माना जाएगा? भारत पर आतंकवादी हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए इतना टाइम हो चुका है, क्या कीमत चुकाएगा? उससे पहले एक आध हमला और हो जाएगा, उसके बाद शायद, जब तक ये प्लानिंग बनाते रहेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। घाव होने के बाद मरहम लगाने से बेहतर है कि पहले ही जो है हिदायत बरती जाए। नई रणनीति की तरकीबें बदलनी होंगी, प्रतिक्रिया का इंतजार बंद करना होगा, और हमें अब प्रोएक्टिव होना होगा, यानी कि घटना होने से पहले ही हमें जाकर के उसको अंजाम देना होगा। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च, यानी कि ऑपरेशन टॉर्च जो है, रात में भी इनको खोज रहे हैं और दिन रात ढूंढ करके इनको बाहर निकाले। भारत धर्मशाला नहीं है, यहाँ सिर्फ अपने ही लोगों के लिए जो है संसाधन कम है, तो हम बाहर के लोगों को और नहीं ले सकते। और इस तरीका से अगर हम चलते हैं तो अब मान के चलें कि 8 से 7 करोड़ लोग, कितने? 8 से 7 करोड़ लोग भारत से बाहर निकलेंगे। इनमें कौन है? इनमें पाकिस्तानी हैं, इनमें बांग्लादेशी हैं, इनमें अफगानिस्तान के भी लोग हैं, इनमें म्यांमार के भी लोग हैं, रोहिंग्या जो है, ठीक है। ये इतने सारे जो लोग हैं भारत के अंदर हैं, जिनकी तादाद 7 से 8 करोड़ है, लेकिन संसद में बोला गया कि 2 करोड़ है। अब अभी सरकार के पास ये है कि ढूंढ रही है, कंसंट्रेशन कैंप बना रही है इनको रोकने के लिए, और इनका आगे क्या करेगी इसकी अभी सरकार ने भी कोई बात आगे रखी नहीं है कि होगा क्या इनका। ढूंढ करके ठीक है, आपने कंटेन कर लिया, फिर आगे क्या? आपने बॉर्डर पे अभी फेंसिंग कर दिया, चलो ठीक है, अधिकतर फिर भी कोई आने तो बंद हो नहीं जाएंगे, आगे क्या? तो इस बात का हमें भी इंतजार है कि सरकार आगे क्या करने वाली है, और देखते हैं। आप भी देखते रहिए और बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो में मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, आप इसे देख करके आप आगे क्या लेते हैं और आप क्या सोचते हैं इस विषय में आप बताइए, कमेंट कीजिए। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।